अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छा अभी अब 5 ना 12 5 अभी बच्चे आ रहे होंगे। विल वेट फॉर देम टू कम। ओके देन विल स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर का आप लोग मुझे ज़बानी, अब ये चैप्टर मैं आपको बोलूँगी कि भाई जी बोलिए, तो आप लोग इस ज़बानी मुझे ये चैप्टर बताओगे, क्योंकि ये मैंने एज़ अ स्टोरी आपको सुनाया है। होप सो आप सब जो है बता सकते हो। तो मलिहा अनम्यूट Yes, कीजिए। ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो मलिहा मुझे पहले से जो हमारे मैप 2 है, मैप 1 और मैप 2 को कंपेयर करके समझाइए क्या लिखा है। Okay, मैम श्योर। तो हमने ऐसा देखा कि जो मॉडर्न टाइम का मैप है और आज का मैप, इसमें जो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि जो पहले मैप मैप की मैंडेटरी है और आज के मैप की मैंडेटरी है, दैट्स वेरी डिफरेंट। क्योंकि जो ये जो पहला वाला मैप है, जो कि एशियन टाइम में बनाया गया था, वो बनाया था इदरीस खान ने। ठीक है। तो वो उसी ने बनाया था वो मैप। तो अगर हम आज का मैप देखें और वो वाला मैप देखें, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? अगर आप देखें कि अच्छा ठीक है, अगर हम मैप की बात ना करें, हम कुछ किसी और बारे में बात करेंगे जो कि एशियन टाइम और मॉडर्न टाइम होता है, जैसे कि कपड़े। जो कि पहले जमाने में क्या होता था, तो पहले तो कपड़े ही नहीं रहता था। फिर जब क्लॉथ आया, तो जैसे कि आजकल के जो हमारे कपड़े होते हैं, वो भी क्लॉथ के ही बने हुए होते हैं। लेकिन अ, वो क्या करते हैं, हम अच्छी तरीके से स्टिचड होते थे। लेकिन उस जमाने में फिर वो क्या करते थे, जो पेड़ के ब्रांच होते हैं, उसी से वो उसको सिलते थे और अपने आप को उसी से वाले देते थे, मतलब अच्छी तरीके से नहीं। तो ये एशियन टाइम का था। और अगर हम मॉडर्न टाइम में देखिए, हमें उसी से स्टिचड होता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे मैप का भी है कि मैप में भी क्या है कि जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है। तो जो वो वाला मैप है, अगर हम आज के मैप की बात करें, वो जो है उस मैप में जो है जो लैंग्वेज जो की लैंग्वेज यूज की गई है लिखने के लिए, वो वाली लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज। वो अरबिक फॉर्म में लिखा गया है। जबकि हम आज की बात करें, तो हमें सीधे इंग्लिश में लिखा गया है कि कहाँ पे इंडिया है, क्या कहाँ है। तो ऐसे। लेकिन जो पिछले वाला मैप था, मतलब एशियन टाइम का मैप था, वहां पे हमें अरबिक लैंग्वेज में जो जगह कहाँ है, वो हमें अरबिक लैंग्वेज में, और वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। यानी अगर कोई इस वक्त देखेगा उस मैप को, हमें नहीं समझ आएगा कि कौन सी प्लेस कहाँ है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और अगर हम आज की मैप की बात करें, तो हम उसको आराम से देख सकते हैं कि वो क्या है। और जो ये मॉडर्न टाइम और एशियन टाइम, मॉडर्न टाइम हम किसे बोलेंगे जो इस वक्त चल रहा है, ठीक है, जो ये वाला, ये जो प्रेजेंट टाइम है वो। और जो मैं एशियन टाइम किसको बोलूंगी, जो पास्ट में रहा था, ठीक है, वो गुजर चुका है। तो जो अब एशियन टाइम और मॉडर्न टाइम के बीच में जो टाइम पीरियड आता है, हम उसको क्या बता सकते हैं? ठीक है। मतलब कि जो एशियन टाइम यानी जो अर्ली टाइम था, ठीक है, जब ये मैप बनाया गया था, अगर हम उस टाइम से लेकर फिर अगर हम यहाँ से मॉडर्न टाइम की बात करें, तो जो इस वक्त चल रहा है, इन दोनों टाइम के बीच में जो टाइम पीरियड आ रहा है, हम उसको क्या नाम दे सकते हैं? ना ही हम उसको एशियन टाइम बोल सकते हैं, ठीक है, ना ही हम उसको मॉडर्न टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि वो इन दोनों के मिड में है। तो इसका मिड से ही नाम निकला है, दैट इज मिडीवल। ठीक है, वो मिडीवल नाम निकला है क्योंकि मिड में है। ठीक है। तो ये था हमें दो मैप्स के बारे में। ओके, उसके बाद हमारा जो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने पहले मैप दोनों आपको बार बार पढ़ाया है, मुझे लगता है कि आपको मलिहा का समझ आया या ना आया, लेकिन मैंने आपको समझाया है। इसके पीछे जो आपको मैं बोल रही हूँ कि ये समझाओ, इसके पीछे एक ही रीजन होता है कि आपको देखिए कि आप लोगों ने कितना ग्रास्प किया है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों को इस बार जो है क्वेश्चंस आपकी टेक्सचुअल्स नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, आपकी क्वेश्चंस बुक में आएंगे। जिस वजह से मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप जो है ये वाली टर्मिनोलॉजीज, ये वाले जो बुक के क्वेश्चन है वो सीखो। सोफिया जरा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज की समझने की बात कीजिए।
ठीक है, अब सोफिया, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। सोफिया, आप मेरी बात सुन रही है? सोफिया, आपको आवाज नहीं आ रही है? अब मैं किसको बोलूं? ओके, चलिए, आप में से जिसको बोलते हैं वो क्लास लीव करता जा रहा है। सोफिया को मैंने बोला था वो क्लास ही लीव कर गई। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, कोई बता सकता है? मलिहा के बगैर हैंड रेज कीजिए, आप में से कोई बता सकता है? जरा सलमान, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कीजिए। यस मैम। आपके साथ कौन बैठा है वहां पे, आपकी क्लास को देख रहा है? कोई बैठा है? दिखाओ ना। अच्छा, आपने सारी क्लासेस अटेंड की ना? मुझे जरा बताइए ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज क्या है, जरा एक्सप्लेन करके बताओ। मैंने आपको सारी स्लाइड्स के थ्रू भी, बुक के थ्रू भी सारा पढ़ाया है, बताइए। बताइए ना बेटा, मैंने पढ़ा है ना इसकी स्लाइड पर, क्या फायदा हुआ आप लोगों का पढ़ाने का? एक तो मैं आपको लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ाती हूँ, आप लोगों को मैं ऐसे पढ़ाती हूँ स्टोरी की तरह, ताकि आप लोगों को ये क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? मुझे नहीं लगता आप लोगों के कुछ उसे वैसे हिसाब है पढ़ने के। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ, बार बार डिस्कनेक्ट होता है नेटवर्क इशू की वजह से। मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आपको समझाइए। जरा ये बताओ गायसुद्दीन बलबन का क्या मैंने बोला था मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, जरा बताओ बेटा क्या बोला था ये वाली स्लाइड के बारे में? मैन्युस्क्रिप्ट। सलमान। मैन्युस्क्रिप्ट ये होता है कि मैम वो भी लिखा होता है मैम मैम वो, मगर बहुत वो मिटता है, फिर वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। उसमें
मतलब रिजल्ट्स मेरे को ये पता चल रहे हैं कि आप सबके जो प्रोग्रेस है वो 0 है। सलमान आपको मैं आज घर फोन करूंगी, सोफिया को भी, दोनों को। मैंने आपको ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था, मैंने आपको ये कहा मैम था कि मेरा फोन स्विच से क्लास दे रही हूँ। हाँ मेरा फोन स्विच ऑफ, मैं दूसरे फोन से क्लास दे रही हूँ। अच्छा जरा मुझे बताइए ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है यहाँ पे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बुक का। मैम ये आता है जो कि बोल नहीं? रहा है कि यस मैम, ये बोल रहा है कि न्यू और ओल्ड टेक्नोलॉजीज में क्या डिफरेंस आई है। जो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे जो बीच वाला हिस्सा है, अगर हम उसकी बात करें तो मिडिवल पर्शियन, अगर हम उसकी एग्जांपल लें, उसके और मॉडर्न पर्शियन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये खाली ग्रामर और वो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है, बल्कि इसकी मीनिंग में भी बहुत है, लेकिन हम उसको सोफिया आपके यहाँ बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ना ही दूसरों को मुझे लगता सुनाई दे रही होगी। सुनिए बच्चा, मैंने आपको ओल्ड न्यू टर्मिनोलॉजीज का बोला था कि पुरानी और नई टेक्निक्स में क्या फर्क है। जैसे मैंने कहा था कि मिडीवल मिडीवल पर्शियन, मतलब वो मैंने आपको बताया था पर्शियन क्या था, अर्ली पर्शियन, मिडीवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन। जो अर्ली पर्शियन का में जो अमेंडमेंट्स है, जो चेंज है, वो आ जाती है मिडीवल पर्शियन में। उसके बाद जब वो उसकी वोकैबुलरी, उसके ग्रामर में चेंज आ जाती है, वो बन जाती है मॉडर्न पर्शियन। ठीक है, अभी यहाँ पे कहता है कि आप फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान की टर्म ले लो, हिंदुस्तान जिसको बोला जाता है, हमें कैसे पता है हिंदुस्तान, हम इस टाइम क्या बोलते हैं, वी लिव इन इंडिया, कि हम लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में हिंदुस्तान? नो, वी राइट इंडिया। तो दिस इज द मॉडर्न नेशन स्टेट, क्योंकि इसमें मॉडर्नाइजेशन आ गई है, जिस वजह से हम लोग इंडिया लिखते हैं। तो कहते हैं मिनाजुसराज जो था, मिनहाजुसराज क्रॉनिकल, वो क्या होता है, क्रॉनिकल क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स रखता है अर्ली हिस्ट्री के बारे में, उनके डेट्स के बारे में जो रिकॉर्ड्स रखता है, उसको क्रॉनिकल बोलते हैं। उसने पर्शियन में लिखा है, उसने कहा कि जो एरिया थे पंजाब हरियाणा और लैंड्स और जो जमीन थी गंगा और यमुना के बीच में, उसने उसको डिफाइन किया है इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान, उसके हिसाब से हिंदुस्तान इतना ही था, कितना था, पंजाब हरियाणा और जिसके लैंड्स थे गंगा यमुना। तो उस कहते हैं कि ये जो है ये किसके उस टाइम पे हिस्ट्री, उस टाइम किसका राज चल रहा था, दिल्ली सुल्तान का, जो मैंने से बोला गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली सुल्तान का राज चलता था, अल्तमश गयासुद्दीन बलबन वगैरह जो थे उनके। तो उसके हिसाब से समझ आ रहा है, उसके हिसाब से हमें पंजाब हरियाणा और उसकी जो यमुना गंगा है, यही हिंदुस्तान है। ठीक है, अब इसके कंट्रास्ट में हम, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली सुल्तान के बाद मुगल्स का रूल आया, अगर हम इसके बाद बाबर की बात करें, तो बाबर ने क्या कहा, बाबर ने कहा कि भाई जी यहाँ का जो जियोग्राफी है, यहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना है, जो प्लांट और एनिमल लाइफ है, यही हिंदुस्तान है। उसके हिसाब से हिंदुस्तान यही है। कहते हैं हम आगे वाले चैप्टर्स में हमने देखा कि आमिर खुसरू जो है उसने हिंद टर्म यूज की है, इसमें से जोग्राफिकल कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, मतलब उसी की यहाँ पे जो जोग्राफिकल है हिसाब है, यहाँ का जो कल्चर है, ये इंडिया में ही है। उसमें ये कहते हैं कि खाली हिंदुस्तान का मतलब इतना ही नहीं है, उसका पॉलिटिकल मीनिंग भी है, उसके बाकी मीनिंग में है। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे अलग इंडिया का, खाली इंडिया मतलब हिंदुस्तान का खाली इतना मतलब नहीं है, तो ये इसके और सारे मतलब हैं। तो कहते हैं पहले जमाने में क्या होता था, फॉरेनर्स अगर आते थे ना, तो फॉरेनर्स को क्या, हम टाइम फॉरेनर किसको बोलते हैं, जो दूसरी कंट्री से इंडिया में आते, कहते हैं यहाँ फॉरेनर्स आए हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई एक गांव में दूसरे गांव का इंसान आता था, उसको भी फॉरेनर करार दिया जाता था।
उसको बोलते थे फॉरेनर, मतलब अजनबी, जिसको पर्शियन में अजनबी बोला जाता है। तो कहते हैं अगर जो पीजेंट्स वगैरह, पीजेंट्स होते हैं जिनके पास अपना कुछ लैंड होता है, जो उस पे कल्टीवेट करते हैं या हायर करते हैं लैंड, उस पे कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो कुछ गांव में रहते हैं उनको उनको खाली फॉरेनर नहीं बोला जाता था, बाकी सारे लोग जो बाकी जगहों से आते थे उनको फॉरेनर्स बोला जाता था, ठीक है। मुझे लगता है हमेशा मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों को मुझे लगता है तीसरी बार मैं पढ़ा रही हूँ ये चैप्टर। कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। हिस्टोरियन और उनका सोर्स ये हमें पता है। हिस्टोरियन हिस्ट्री जो लिखते हैं वो वाले हिस्टोरियन, और उनका जरिया कहाँ से होता है, हिस्टोरियन का जरिया कहाँ से होता है, हिस्ट्री कहाँ से आती है। तो जब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स होंगे तभी हिस्ट्री आती है, ठीक है। रिकॉर्ड्स कहाँ से आते हैं, रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में। वो क्या होता है, वो मैंने आपको कहा था, मैनु मीन्स राइटिंग, स्क्रिप्ट होती है कुछ भी चीज जो हमारे डेटा, हमारे फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में हमारे पास हो, तो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, ये हम इससे पहले भी क्लास में पढ़े हैं। तो क्या होता था, कुछ चीजें लिखी जाती थी सॉफ्ट सरफेस पे, या हार्ड, सॉफ्ट पे इसलिए नहीं लिखी जाती क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती थी, और इसीलिए हार्ड सरफेस पे लिखी जाती, वो वहां पे बनी रहे बहुत सालों के बाद, जब हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े वो उसमें बनी रहे। जैसे हमें हमने कहा कि जब आर्कोलॉजी को सर्वे करते थे, उन्हें उन्हें कहा कि गुप्ता डायनेस्टी होती थी हर्षवर्धना की, या कहाँ से एरा, रफली 700 से 750 तक एरा, 1750 तक एरा कौन सा था, क्या कौन इसमें करता था। उसके बाद अब हमें ये जो सारी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू एंड, ये जो हिस्ट्री है, ये हमें कैसे पता चलती है कि किसका रूल था, मोरियंस थे, चोलास थे, वो करते थे। फिर स्प्रेड ऑफ इस्लाम इसमें इन इंडिया, वो कैसे हुआ, ये सब कुछ हमें जो है एक राइटिंग फॉर्म में मिलता है। अगर हम बात करें हिंदू के, मैं वो भी कहीं स्क्रिप्ट, वो देखिए वो स्टोन्स पे लिखते थे, वो पिलर्स पे लिखते थे, तो वो रखते थे रिकॉर्ड। या हमारे मुस्लिम रूलर्स थे, वो क्या करते थे, जैसे अकबरनामा बनी है, तो अकबरनामा में सारा कुछ लिखा है कि उनके एंसेस्टर्स ने कैसे रूल किया था, तो क्या हुआ था, कितनी देर तक रूल किया था। तो उसी की बेसिस पे सारी हिस्ट्री बनी है। आपके अगर आपका जो ये पेज है ना यहाँ पे, जी मलिहा, मैम मलिहा बोलिए क्या बात, जी मलिहा। मैम मैं बोल रही थी, कैन आई एक्सप्लेन मैन्युस्क्रिप्ट्स? ओके, ओके मैम। कीजिए। तो इन द 6th स्टैंडर्ड हमने ऐसा भी पढ़ा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन, जो हमने एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था अशोका के बारे में। तो वहां पे उसने इंस्क्राइब किया था, वो ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस लिखता था। वो किसी हार्ड सरफेस पर जो भी उसको मतलब अपने लोगों को इंफॉर्मेशन बतानी होती थी, या जो उसके फ्यूचर में भी लगती, वो एक पेपर या एक पेन और पेपर से नहीं लिखता था। वो जो है वो एक हार्ड सरफेस पे लिखता था, जैसे कि वो मेटल पे लिखता था, क्योंकि मेटल पे लिखा हुआ तो नहीं उठ सकता है, लेकिन जो पेपर पर लिखा होगा वो जरूर उठ सकता है। अब हम देखेंगे कि ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो क्या होता है, वो लिखा जाता है हाथ से किसी पाम लीफ पर, जो कि स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है बाग, यानी जो ट्री का ब्रिज होता है जो कि हिमालय पे ग्रो करता है। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हाथ से लिखे जाते हैं पाम लीफ पे, ठीक है। दो जो कि प्रिपेयर किया गया होता है बाग पे, जो कि ट्री का होता है, ठीक है। ट्री का जो बाग होता है जिसको कि हम ब्रिज भी कहते हैं, जो कि हिमालय पे ग्रो करता है। और हमने ऐसे ही इंस्क्रिप्शन पढ़ा था कि जो अशोका है उसने इंस्क्राइब किया था, हमने उसी चैप्टर में इंस्क्रिप्शन पढ़ा था। और हमने 6th स्टैंडर्ड में भी हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। तो हमने ऐसा देखा था कि जो इंस्क्रिप्शन होता है वो जो है वो अशोका ने किया था। अशोका द फेमस रूलर हु गेव अप द वॉर, उस चैप्टर में हमने ऐसा देखा था कि जो इंस्क्रिप्शन है वो इंस्क्राइब करता था, और जो वो इंस्क्राइब करता था वो किस लैंग्वेज में लिखता था, वो प्रशस्ति की लैंग्वेज में लिखता था। वो जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जो कि लोगों को अच्छी तरीके से समझ आती थी।
और यहाँ पे हमें जो है द वैल्यू ऑफ पेपर भी है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो जो वैल्यू ऑफ पेपर, हम देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी पेपर कितना जरूरी है। अगर हम देखें हमारी स्टडीज के लिए भी, क्योंकि जो हमारी बुक्स होती है, ठीक है, जो हमारी बुक्स होती है वो भी पेपर की बनी होती है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, या अगर हम देखें कि हिस्ट्री पे हम तक कैसे पूछे विद द हेल्प ऑफ बुक, ठीक है। तो जो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है ये एक जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। In the middle of 13th century, a scholar wanted to copy a book, but he did not have enough paper, so he washed the writing of a manuscript. He did not want to write the paper and use it. तो जो मिडिल 13th सेंचुरी में क्या होता है, एक स्कॉलर जो है वो चाहता था कि वो एक बुक को कॉपी करे, लेकिन उसके पास उतने सारे जो है पेज नहीं थे, क्योंकि जो एक बुक होती है उसमें बहुत सारे पेज की जरूरत होती है। तो जो ये स्कॉलर था इसके पास इतने सारे पेज नहीं थे, तो इसने क्या किया, इसने मैन्युस्क्रिप्ट्स की हेल्प ली, यानी इसने पाम लीफ पर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इसने वैसे ही अपनी बुक को कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, a century later if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. हाँ, तो अगर हम बाजार से कुछ लेते हैं तो यूजुअली हमें पेपर में ही मिलता है। तो सो दैट मीन्स अब ये मार्केट में भी ये जो है आम हो गया, क्योंकि अगर हम कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं, हमें जो है हमें वो फिर पेपर में मिलता है। When was paper more expensive and easily available in the 13th or 14th century? अब हम देखेंगे कि आर्चिव क्या है। A place where documents and manuscripts are stored. Today, all national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions. अब हम देखेंगे कि ये आर्चिव क्या है, क्योंकि हमारे लेसन में आर्चिव का बहुत यूज होता है। अब हम देखेंगे कि आर्चिव क्या है। ये एक प्लेस है जहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है स्टोर किए जाते हैं, यानी अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, तो वो एक आर्चिव की एक जगह होती है जहाँ पर कि वो उनको स्टोर करके रखते हैं। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चिव्स। और आजकल के जो गवर्नमेंट और नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनके पास आर्चिव्स है, यानी उनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स है। They keep all their old official records and transaction। और वो कुछ ओल्ड रिकॉर्ड्स, यानी कुछ ओल्ड जो कि अर्लियर टाइम में होता था, तो वो इस पे मतलब रिकॉर्ड करके रखते थे इसी आर्चिव में। मलिहा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच एक्सप्लेन करने के लिए। तो होप सो सबको समझ आया हो। कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब आप सारे जो है, आप मेहरबानी करके इस पे ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ रही हूँ। सिवाय मलिहा के कोई जवाब ही नहीं बोल रहा है कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में स्लाइड्स जो भी शेयर करूंगी उनको नोट डाउन कीजिए। अगर आप वही स्लाइड्स जो मैंने दिखाती हूँ या जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको लिखेंगे, आपको पूरा चैप्टर आराम से समझ आएगा और एग्जाम में कोई टेंशन नहीं, आप आराम से कुछ भी सब कुछ लिख पाओगे जो भी बुक से आएगा, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज। प्रिपेयर कीजिएगा, प्रिपेयर वेल। अल्लाह हाफिज।